Hello students, I'm Professor Neeta. Welcome back in our free education channel English Master. So students, आज हम जो आपका HSC बोर्ड एग्जाम का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज फॉर 2 मार्क्स. पोएट्री सेक्शन क्वेश्चन नंबर 3 में ये क्वेश्चन आता है. दिस इज रिलेटेड विद द फिगर्स ऑफ स्पीच यानी अलंकार जो आपको स्कूल में पढ़ाए गए होंगे, लेकिन हम एग्जाम ओरिएंटेड इम्पोर्टेंट जो कि आपकी पोएम्स है आपके टेक्स्ट बुक में, सो उसी से रिलेटेड मैंने एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिए हैं. सो लेट्स लर्न इट and it will help you to score more in your board exam. So let's start for today's lecture. Before starting the lecture, do like, share, subscribe our channel. शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा, यानी कि जो बच्चों को जरूरत है उनके पास ये चैनल पहुंचा दीजिएगा. लेट्स स्टार्ट फॉर द इम्पोर्टेंट HSC बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स, फिगर्स ऑफ स्पीच. यानी कि बच्चों इसे कहते हैं अलंकार. ठीक है. सो द फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज पैराडॉक्स. पैराडॉक्स ये जो अलंकार है, व्हाट इज दिस, इसे हम कैसे पहचाने. सो मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स लिए हैं एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू थ्रू द एग्जांपल, सो इट विल हेल्प यू टू स्कोर मोर इन योर एग्जाम. सो हम एग्जाम से ओरिएंटेड ही सिर्फ सिलेबस यहाँ पे कवर अप कर रहे हैं, बाकी का बाहर के एग्जांपल्स लेके तो कुछ फायदा नहीं है. अगर आपके टेक्स्ट बुक से रिलेटेड एग्जांपल्स आएंगे, तो अगर आपको कोई भी पोएम आती है एग्जाम में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में कोई भी पोएम आती है, सो उससे रिलेटेड एक आध यहाँ पर अगर हो जाता है आपका प्रिपरेशन, तो 2 मार्क्स आपके हाथ में. सो देखिएगा यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैंने लिया है, दैट इज स्टिल हियर आई कैरी माई ऑल डिलीशियस बर्डन्स. सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड जो आपका टेक्स्ट बुक का फर्स्ट पोएम है इन योर यूनिट नंबर 2. सो ये उसमें का एक लाइन हमने लिया है. सो बच्चों देखिएगा यहाँ पर पैराडॉक्स को आप कैसे पहचानेंगे, हाउ यू कैन एक्सप्लेन दिस फिगर ऑफ स्पीच. यहाँ पर पोएट ने क्या कहा है, स्टिल ही आई कैरी माई ओल्ड डिलीशियस बर्डन्स, कि मैं अभी भी मेरे साथ जो एक ओल्ड डिलीशियस बर्डन है वो कैरी कर रहा हूँ. सो आपको आंसर में लिखना होगा, इन दिस लाइन गिवन फिगर ऑफ स्पीच इज पैराडॉक्स. ठीक है. सो पैराडॉक्स क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. सो यहाँ पे देखिए 2 शब्द आए हैं, वन इज डिलिशियस एंड द सेकेंड वन इज बर्डन. डिलिशियस यानी क्या, स्वादिष्ट, ठीक है, एंड बर्डन का मतलब क्या होता है कि बोझ. सो दीज आर द 2 डिफरेंट वर्ड्स विच केम इन दिस लाइन. सो एक्सप्लेन करते वक्त हम लिखेंगे समथिंग डिलिशियस इज प्लेजेंट, यानी कि स्वादिष्ट यानी क्या, अच्छी बात है, ठीक है. Whereas burden reminds us of something difficult and unpleasant. देखिए pleasant यानी अच्छी बात, unpleasant यानी कि अच्छी बात नहीं होना, ठीक है. तो यहाँ पे सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि जब एक लाइन में 2 ऐसे वर्ड्स आते हैं जो अपोजिट आइडियाज शेयर करते हैं, तो वहां पर आपका फिगर ऑफ स्पीच हो जाता है पैराडॉक्स. तो आपने एक्सप्लेन करना है आपके आंसर शीट में कि इन दिस लाइन गिवन फिगर ऑफ स्पीच इज पैराडॉक्स, और आगे आप वर्ड्स लिखेंगे डिलीशियस एंड बर्डन. देन यू कैन एक्सप्लेन इट लाइक something delicious is pleasant, whereas burden reminds us of something difficult and unpleasant. सेकेंड सेंटेंस आप एक्सप्लेन करोगे, और बर्डन कैनॉट बी डिलीशियस. ठीक है, ये तो आपको पता है कि बोझ तो स्वादिष्ट नहीं होता. The expression contains opposite ideas. जब भी किसी एक लाइन में 2 opposite ideas explain करने वाले या फिर show करने वाले 2 different kinds of words आते हैं, so it will be the figure of speech paradox. The poet has used their contradictory expressions to convey the meaning that his heart is full of sweet memories of good and kind people, though he wants to be free from any type of attachment. So इस तरह से आपको आंसर शीट में आपका आंसर लिखना है. So इसमें से इंपॉर्टेंट लाइन जो आपको ध्यान में रखने हैं, दैट इज द गिवन फिगर ऑफ स्पीच इज पैराडॉक्स. वर्ड्स आपने लिखने होंगे डिलीशियस एंड बर्डन. देन यू कैन राइट इट समथिंग डिलीशियस इज प्लीजेंट, whereas burden reminds us of something difficult and unpleasant. The second sentence would be a burden cannot be delicious and the expression contains opposite ideas. ठीक है, अगर ये 3 लाइंस भी आप लिख लेते हो, so 2 out of 2 मार्क्स आपको स्कोर हो सकते हैं. Let's check the next figures of speech. The next one is here personification. Personification कौन सा अलंकार है, कौन सा figure of speech है, let me tell you
through the example. यहाँ पे देखिएगा, the ship was as still as she could be. तो द इंच के प्रॉक जो आपका पोएम है उसमें का ये लाइन है, यहाँ पर हमने लिया है. अगर द इंच के प्रॉक से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो इसमें अगर this line will come to your exam question paper, so your answer would be like this, students. In this line, given figures of speech is personification. personification का मतलब मैं आपको बता देती हूँ बच्चों कि यहाँ पे देखिएगा सिंपल चीज है. शिप यानी क्या कि जहाज, ये एक वस्तु है, राइट. द शिप इज स्पोकन ऑफ एज इफ इट इज अ ह्यूमन बीइंग by calling it she. लेकिन यहाँ पे देखिएगा शिप को क्या बोला है, the ship was as still as she could be. she हम किसके लिए यूज करते हैं, this is we used to indicate the female person, right. so यहाँ पे देखिए जब भी किसी एक ऐसी हम बोलेंगे कि नॉन लिविंग थिंग को आप लिविंग थिंग का जब आप एक वहां पर कुछ एग्जाम्पल देते हो तो इट विल बी द पर्सोनिफिकेशन. शी वुड बी एनी काइंड ऑफ पर्सन, कोई भी वो व्यक्ति हो सकता है, राइट. बट हियर इन दिस लाइन द एग्जाम्पल शोज दैट कि जो जहाज है, ठीक है, उसको क्या बोला है, शी, यानी कि लिविंग थिंग का उसको यहाँ पर एक वर्ड यूज किया है. सो सिंपल फैक्ट है, अगर किसी लाइन में किसी भी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग से का शो किया जाता है एनी काइंड ऑफ वर्ड, तो वहां पर आपका फिगर्स ऑफ स्पीच आएगा पर्सोनिफिकेशन. सो आंसर वुड बी in this line given figure of speech is personification and the ship is spoken of as if it is a human being by calling it she. That's it. दो लाइंस में आपको अपना आंसर लिखना है एंड आपको 2 आउट ऑफ 2 मार्क्स यहाँ पर मिल जाते हैं. द थर्ड वुड बी यहाँ पर इन्वर्जन. सो लेट मी गिव यू द एग्जाम्पल. ऑन द डेक द रोवर टैक्सीज स्टैंड. ऑन द डेक द रोवर टैक्सीज स्टैंड. तो देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि in this line given figure of speech is inversion. How it would be inversion? So let me explain you. यहाँ पर बोला गया है the order of the words in the sentence has been reversed for poetic effect. देखिएगा कि इस सेंटेंस में जो ऑर्डर है, ठीक है, द सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है ये क्या किया है, रिवर्स किया गया है टू गिव द पोएटिक इफेक्ट टू द पोएम. सो एकदम सिंपल चीज है. ऑन द डेक द रोवर टैक्सी स्टैंड, अगर ये लाइन आती है सो आपने लिखना है इन दिस लाइन गिवन फिगर ऑफ स्पीच इज इन्वर्जन एंड द ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स इन द सेंटेंस हैज बीन रिवर्स्ड फॉर पोएटिक इफेक्ट. दैट्स इट. 2 लाइंस में आपने अपना आंसर लिखना है और आपको यहाँ पर 2 आउट ऑफ 2 मार्क्स कंफर्म हो गए. नेक्स्ट इज एपोस्ट्रोफी. एपोस्ट्रोफी यानी कौन सा अलंकार है, तो देखिए यहाँ पर कि ये है एक्सक्लेमेशन मार्क, राइट. एक्सक्लेमेशन मार्क यानी कि कोई भी पंक्चुएशन मार्क अगर आ जाता है आपके दिए हुए पोएम के किसी भी एक लाइन में, सो इट वुड बी एपोस्ट्रोफी फिगर्स ऑफ स्पीच. लेट मी एक्सप्लेन यू आपने कैसा लिखना है. दैट इज in this line given figure of speech is apostrophe, यानी कि हमें पता है यहाँ पर पंक्चुएशन मार्क आया है. the speaker is addressing someone who is not there on Christ. तो यहाँ पर आपने क्या कहना है, the speaker is addressing someone who is not there. That's it. आपको सिर्फ आपका जो फिगर्स ऑफ स्पीच है वो लिखना है एंड उसको एक्सप्लेन करना है कि आपको क्यों लगता है कि यही फिगर ऑफ स्पीच दिए गए हुए सेंटेंस में आया है. सो ऑन क्रिस्ट आपको यहाँ पे लिखना है इन दिस लाइन गिवन फिगर्स ऑफ स्पीच इज एपोस्ट्रोफी और एक्सप्लेनेशन रहेगा द स्पीकर इज एड्रेसिंग समवन हु इज नॉट देयर. सो लेट्स चेक द नेक्स्ट वन. दिस इज सेनेकडॉग. सो सेनेकडॉग का एग्जाम्पल यहाँ पर हम लेते हैं. In a single heart rejoicing over what you did or said. So यहाँ पर देखेंगे आपने आंसर लिखना है in this line given figures of speech is synecdoche. So the line would be same for every figure of speech. कि आपने लिखना है कि in this line given figures of speech और आगे जो आपका है here it is which is used that it's synecdoche. So the word heart, heart यानी क्या कि दिल, a part ये एक शरीर का हिस्सा है, right? refers to a whole or the person who is rejoicing. यहाँ पर
किसी भी अगर बॉडी पार्ट को यूज किया जा रहा है टू शो द पर्सन हु इज रिजॉइसिंग, सो देन इट वुड बी द सिनेक्ट ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे सिमिली। सो यहाँ पर देखिएगा, फादर रिटर्निंग होम पोएम का ये एग्जाम्पल है, ये सेंटेंस है। लाइक अ वर्ड ड्रॉप्ड फ्रॉम अ लॉन्ग सेंटेंस, लाइक अ वर्ड ड्रॉप्ड फ्रॉम अ लॉन्ग सेंटेंस, यानी किसी एक वाक्य से कोई शब्द गिर रहा है नीचे, इस तरह से इसका मीनिंग होता है। सो यहाँ पे आपने लिखना है कि इन दिस लाइन गिवन फिगर्स ऑफ स्पीच इज सिमिली। ठीक है, एंड इसका एक्सप्लेनेशन आएगा। The father getting off the train is compared to a word dropped unnoticed in the midst of many other words in a sentence. यानी कि father returning home, father's returning home इस कविता में दिलीप चित्रे ने उनके फादर का जो कंपैरिजन है, यानी कि he has given one example which is showing that his father is getting off the train, right? And he has compared him like a word dropped from a long sentence. So आपने example यहाँ पर क्या देना है while explanation, that कि first sentence आपका रहेगा in this line given figures of speech is simile, and the explanation would be the father getting off the train is compared to a word dropped unnoticed in the midst of many other words in a sentence. So here you will get 2 out of 2 marks. Now we can check the next figures of speech, which is interesting one, that is onomatopoeia, right? So यहाँ पर हम example लेंगे, and how their wives do hum like this. मनी पोएम जो है, so मनी पोएम का ये sentence है like, and how their wives do hum like bees. So you need to write in your answer sheet, that is the first line is, in this line given figures of speech is onomatopoeia, and the explanation would be द वर्ड हम। ठीक है, यहाँ पर कौन सा वर्ड आया है, द वर्ड हम इंडिकेट्स अ साउंड, द साउंड ऑफ द हमिंग ऑफ बीज। अगर किसी भी सेंटेंस में, किसी भी पोएम में अगर कोई भी क्रिएचर का, ठीक है, किसी भी इंसेक्ट का, किसी भी एनिमल का अगर कोई साउंड आ रहा है, सो देयर you need to write your figures of speech is onomatopoeia. So the word hum indicates sound, the sound of the humming bees. That's it. 2 sentences आपको लिखने हैं. You will get 2 out of 2 marks over here. What is next? Here again we'll check simile. So and how their wives do hum like bees. तो यहाँ से simile हम देखेंगे कि आपने explanation में लिखना है in this line given figure of speech is simile. देखिएगा बच्चों, पहले हमने कौन सा देखा यहाँ पर, ओनोमैटोपोइया देखा। अगर आपने ओनोमैटोपोइया, आपको अगर लग रहा है कि यार स्पेलिंग ध्यान में नहीं रहेगा या फिर एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, सो यू जस्ट राइट डाउन द सिमिली. This is the simple figure of speech which is you need to write like this, in this line given figures of speech is simile, and the explanation would be डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन वाइव्स ग्रम्बलिंग विथ हमिंग बीज। यहाँ पर कंपैरिजन क्या दिया है, वाइव्स का कंपैरिजन हुआ है बीज से। ठीक है, सो योर आंसर वुड बी डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन वाइव्स ग्रम्बलिंग विथ हमिंग बीज। लेट्स चेक द नेक्स्ट वन, दिस इज पर्सोनिफिकेशन। हमने पहले भी अभी मैंने एक्सप्लेन किया आपको थोड़ी देर पहले। लेट्स just check it one more time. The sheep was as still as she could be. So हमने क्या देखा था कि in this line given figures of speech is personification, and how sheep is a non-living creature is mentioned here as she, as if it is living creature or human being. जैसे कि मैंने आपको बताया कि non-living creature को अगर human being या फिर living creature से compare करते हैं, ठीक है, so there the figures of speech is personification only. यहाँ पर अभी हम नया figures of speech देखेंगे, it is transferred epithet. What is transferred epithet? So let me explain you through the example. Fade homeward through the humid monsoon night. Let's check it. You need to write in your answer sheet like, in this line given figures of speech is transferred epithet, and how it is transferred epithet now let me explain you. That is, यहाँ पर देखिएगा बच्चों कि ये जो humid है, humid is an adjective, right? So adjective humid is generally used for weather. ये हम किसके लिए यूज करते हैं, weather को शो करने के लिए. But poet has
ट्रांसफर्ड इट फ्रॉम वेदर टू मॉनसून। सो पोएट ने क्या किया है यहाँ पर, ह्यूमिड क्या बोला है, मॉनसून, ठीक है। सो द सिंपल explanation is, first line आपने लिखना है, in this line given figures of speech is transferred epithet and the explanation would be adjective humid is generally used for weather but poet has transferred it from weather to monsoon. That's it. 2 lines में आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा and you will get 2 out of 2 marks over here. Now let's check which is next. This is interrogation. ठीक है, इंटरोगेशन मीन्स व्हाट, एकदम सिंपल है बच्चों, मैं आपको बता देती हूँ। पहले मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे दे देती हूँ कि हैव यू अर्नड योर टुमारो, ये पोएम से ये सेंटेंस हमने लिया है, दिस लाइन वी हैव टेकन फ्रॉम दैट पोएम। सो डिड यू वेस्ट द डे और लॉस इट, वाज इट वेल और सोरली स्पेंट। यहाँ पर देखिए बच्चों, क्वेश्चन मार्क आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, क्वेश्चन मार्क, एक्सेप्ट क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अगर कोई भी अदर पंक्चुएशन मार्क आता है तो आपने वहां पर कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच आएगा, दैट इज एपोस्ट्रोफी। ये एक चीज मैं आपको क्लियर करवा देती हूँ। बट इफ अगर क्वेश्चन मार्क आ जाता है, सो द फिगर ऑफ स्पीच इज इंटरोगेशन ओनली। यू नीड टू एक्सप्लेन लाइक दिस इन दिस लाइन, given figure of speech is interrogation and how it is explained like this. A question is asked not for answer but to put his point more effectively. जैसे कि have you earned your tomorrow, ये जो पूरी पोएम है, इसमें जो पोएट है उन्होंने सिर्फ आपको क्वेश्चंस पूछे हैं, आपसे आंसर्स उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया है, बट दिस इज फॉर टू पुट द पोएट्स पॉइंट ऑफ व्यू, कि आपको बताने के लिए है। You need to realize, you need to think about it, इसके लिए। So the explanation would be, a question is asked not for answer but to put his point more effectively. नेक्स्ट देखेंगे alliteration. alliteration ये तो मेरे कॉलेज के बच्चों का फेवरेट फिगर्स ऑफ स्पीच है, क्योंकि उनको ये फटाक से समझ में आता है। आई होप कि आपका भी ऐसा ही होगा। अगर यस तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हो। देखिए बच्चों, यहाँ पर एकदम सिंपल है, डिड यू वेस्ट द डे और लॉस इट, वाज इट वेल और सोरली स्पेंट। अगर इंटरोगेशन आ नहीं रहा है ध्यान में, स्पेलिंग ध्यान में नहीं आ रहा है, सो alliteration इज सिंपल। सो इसको आप कैसे लिखोगे, इन दिस लाइन गिवन फिगर्स ऑफ स्पीच इज alliteration and the explanation would be, यहाँ पे देखिएगा, because sound s is repeated pleasantly। देखिएगा s साउंड किस तरह से यहाँ पर रिपीट हुआ है, यहाँ पर sorely spent, यानी कि alliteration ये figures of speech कब आता है, कि जब कोई भी किसी भी two or more words में, listen to me carefully, two or more words में the first sound अगर same repeat होता है, so your figures of speech would be alliteration only. You need to write the explanation like, in this line given figures of speech is alliteration because sound s is repeated pleasantly. That's it. So ये 2 lines में अपने आंसर लिख लिया, आपको यहाँ पर 2 out of 2 marks मिल गए। So I hope कि आपको आज का ये सेशन बहुत ही पसंद आया होगा। I have taken all poems, all important examples over here. इसी में से ही आपको एग्जाम में आ सकता है 101%. सो डू प्रैक्टिस इट। अगर सेशन समझ में आ रहा है सो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर देना, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, कि जो भी एक्सप्लेनेशन का एक तरीका है सो ये बच्चों को समझ में आ रहा है, एंड ये आपके कमेंट्स थ्रू मुझे पता चल रहा है। सो उसके लिए थैंक्स अ लॉट फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू आवर इंग्लिश मास्टर चैनल। कीप सपोर्टिंग। सो जल्दी मिलते हैं बच्चों की ऐसे ही एक मजेदार और लेक्चर में। और अभी ये सीरीज हमारा 1 मंथ तक चलेगा। हम क्वेश्चन पेपर एनालिसिस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स, ये सब हम यहाँ पर देख लेंगे। सो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।